तो कह रहा हूं कि लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो आपका यही हौसला आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप कराएगा। बस आप मेरे साथ सेशन को देखते रहिए साइंस के, और जो भी सेशन का कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं उस कंटेंट को पढ़ते जाइए। बोर्ड एग्जाम में आपसे बेहतर कोई परफॉर्म नहीं करेगा, ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत ही अच्छे से मिलने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चैंपियंस, आप सभी का स्वागत है राघवेंद्र सर के सेशन में। और आज हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। और इसको मैं एकदम बिल्कुल अलग अंदाज में पढ़ाने वाला हूं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कई वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, और वो क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से भी रिलेटेड है। तो मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, आपके लगभग 2-3 चैप्टर कवर हो जाएंगे, कई वैरायटी के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, तो ये टॉपिक वैसे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है। देखो बच्चों, जितने भी मेटल्स हैं उन सभी की रिएक्टिविटी बराबर नहीं होती। क्या हम इंसान बराबर हैं? नहीं, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है। तो मेटल्स कैसे बराबर हो सकते हैं? उनकी रिएक्टिविटी भी डिफरेंट होती है। कुछ मेटल्स की रिएक्टिविटी ज्यादा, कुछ की कम। तो रिएक्टिविटी जो डिफरेंट है, इसी के बेसिस पे जब हम मेटल्स को एक रिएक्टिविटी सीरीज में अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या कह लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वही सीरीज मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है। अब आप सामने स्क्रीन पे क्या देख रहे हो? मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज। और इस सीरीज में ये जो डायग्राम है, ये टेबल नंबर 3.2, ये आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, ये वही डायग्राम है। तो वही टेबल है, वही डायग्राम है, जिससे आपको क्वेश्चन जो बनेगा उसका आंसर देने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो मेटल्स लगे हैं क्या सीरीज में लगे हैं? जी सर। अब इस सीरीज में जो मेटल जितना ऊपर है उतना ज्यादा रिएक्टिव, और जो मेटल जितना नीचे है उतना कम रिएक्टिव। यानी ऊपर से नीचे जाने पर मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या हो रही है? घट रही है। तो मेटल्स आप देख पा रहे हो, मोस्ट रिएक्टिव ऊपर और लीस्ट रिएक्टिव नीचे। तो ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, और अगर आप इस सीरीज में नीचे से ऊपर जाते हो तो मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। दोनों एंगल से हमने समझ लिया। अब पहली बात, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेटल्स की रिएक्टिविटी आपको याद होनी चाहिए। अगर आपकी क्वेश्चन आएंगे तो इस रिएक्टिविटी सीरीज से बनेगा, डेफिनेटली बनने वाला है, ये मेरी गारंटी है। आपके बोर्ड एग्जाम में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तो कम से कम आने ही वाले हैं। तो वो 2 क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव, हो सकता है सब्जेक्टिव, हो सकता है केस बेस्ड, कहीं भी आ जाए। तो आप प्रिपेयर रहो, इसलिए मैं ये सेशन लेकर आया हूं। क्लियर? तो सबसे पहली बात, ये रिएक्टिविटी याद कर लो, है ना। पोटेशियम सोडियम सबको पता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इतना ज्यादा रिएक्टिव है, हवा में रख दो आग लग जाती है, पानी डाल दो आग लग जाती है। फिर उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम रिएक्टिव एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, मरकुरी, सिल्वर, गोल्ड। अब देखो, जो मेटल बहुत नीचे है, मतलब बहुत कम रिएक्टिव, तो वो जब दूसरों के साथ रिएक्टिव नहीं है तो नेचर में वो किस रूप में पाए जाएंगे? अपने प्योर स्टेट में, अपने नेटिव स्टेट में। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिल्वर गोल्ड नेचर में प्योर पाया जाता है, क्यों? सोडियम पोटेशियम प्योर नहीं होते। सोडियम देखोगे तो NaCl के फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में। तो सोडियम प्योर क्यों नहीं पाया जाता? इसीलिए क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, लेकिन सिल्वर गोल्ड बहुत कम रिएक्टिव मेटल है, और इसीलिए ये नेचर में प्योर स्टेट में पाए जाते हैं। तो एक तो क्वेश्चन हमने अभी सीख लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। अब इस सीरीज पर बहुत सारे कंसेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं। तो जो पहला कंसेप्ट हम सीखने जा रहे हैं वो ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन आपको एसिड बेस में भी देखने को मिलेगा। जब भी किसी एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट में क्या बनता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, बात सही है, आपने पढ़ा भी है। और लेकिन
कंडीशन अप्लाइड, कंडीशन अप्लाइड क्यों गुरुजी, कंडीशन अप्लाइड क्यों? क्या हर मेटल ये रिएक्शन शो करेगा? क्या जो आपने अभी रिएक्टिविटी सीरीज में ये सारे मेटल जो पढ़े, क्या ये जो अभी मैंने आपको रिएक्शन दिखाया था स्क्रीन पे, क्या वो रिएक्शन ये सारे मेटल देंगे, शो करेंगे? नहीं। ये जो गिवन रिएक्शन है ये वही मेटल शो करेगा जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा हो, क्योंकि वो मेटल जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वो मेटल एसिड में मौजूद हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और वो हाइड्रोजन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में क्या होगा, निकलेगा। तो जब ये मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी तो ये हाइड्रोजन गैस बनेगी और तभी तो सॉल्ट बनेगा। और अगर ये मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव रहा तो वो एसिड में मौजूद हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस होगी। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो मैंने एसिड ले लिया HCl, ठीक है, अब मैंने इसका रिएक्शन कराया किस मेटल से, आयरन से। तो एसिड में क्या है, हाइड्रोजन है, और मेटल कौन है, आयरन। तो क्या आयरन हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है? अब इसीलिए मैंने बोला था कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो, ये देखो आयरन, ये देखो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्ट क्या बनेगा, तो सॉल्ट बन जाएगा FeCl2 और हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्लियर? लेकिन अगर इस केस में मैं ले लूं गोल्ड, तो गोल्ड हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल है। जरा रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान से देखो, हाइड्रोजन यहां, गोल्ड यहां। तो गोल्ड के पास ताकत नहीं है कि वो हाइड्रोजन को हटा सके, तो फिर ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा और हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस होगी। बात समझ में आ गई? यही आपको समझाना था। क्लियर? तो आई थिंक अब आपको एक कंसेप्ट तो समझ में आ गया। अब इस पे क्वेश्चन बनता है। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आइए देखते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना, ओनली दोज मेटल, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन सिर्फ वही मेटल शो करेंगे जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वो एसिड में मौजूद हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे। तो जो हाइड्रोजन है वो डिस्प्लेस होकर किस रूप में बाहर निकलेगा, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में वो बाहर निकलेगा। ठीक है? तो यहां से असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन बन सकता है और साथ ही साथ सॉल्ट बनेगा। क्लियर? अब इसको क्वेश्चन के फॉर्म में थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन, तो कंसेप्ट आपने सीख लिया, अब कंसेप्ट याद रहे इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और ये मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि प्रैक्टिस करोगे तो कंसेप्ट याद रहेगा। कंसेप्ट बार बार पढ़ने से याद नहीं होता, क्वेश्चन प्रैक्टिस से याद होता है। अब अभी आपको मैंने पढ़ाया ताजा कंसेप्ट, तो क्वेश्चन तो अभी बनेगा, आओ बनाते हैं। Which of the following metal does not produce hydrogen gas with dilute H2SO4? कौन सा मेटल डाइल्यूट H2SO4 यानी एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करेगा, है ना, डज नॉट प्रोड्यूस पूछा है। तो वो मेटल जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होगा, आयरन, एल्यूमिनियम, मरकुरी, जिंक। इसमें 4 ऑप्शन में वो कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है? अब आंसर कैसे दोगे? इसी दिन के लिए बोला था कि रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो। एग्जाम में आप क्या करना पता है, सुबह सुबह पढ़ के जाना और जैसे ही आंसर शीट मिलेगी ना, आंसर शीट के पीछे कहीं लिख लेना रिएक्टिविटी सीरीज, कि इन केस कभी भूल गए तो कम से कम पीछे लिखा है, वहां से देखकर आंसर दे सकते हो। ठीक है, समझ गए बात? तो रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेना। तो अब मुझे रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना, अब मैं रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो मुझे पता है आयरन हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन मरकुरी याद करो, ये देखो मरकुरी कहां, मरकुरी यहां है, हाइड्रोजन यहां है, तो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो मरकुरी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मरकुरी। बात समझ में आ गई? तो आपको एक कंसेप्ट बताया, देखो कंसेप्ट टॉपिक वही है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स,
लेकिन उस पर कई वेराइटी के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला वेराइटी करा दिया, कंसेप्ट बता दिया, क्वेश्चन करा दिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन दिख रहा है क्लियर? यहां आपको एक डायग्राम दिया। अब देखो डायग्राम कहां से है? एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो मैं बार बार कहता हूं कि एनसीईआरटी के डायग्राम को छोड़ के मत जाना, खास तौर से बायो और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एक्टिविटीज के डायग्राम और बायो में एनसीईआरटी के डायग्राम छोड़ के मत जाना। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एक्टिविटीज के डायग्राम और बायो में तो जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा यहां देखो क्या हो क्या रहा है। यहां कोई एक मेटल का ग्रेन्यूल है, ग्रेन्यूल मतलब दाने, उसको हमने डाइल्यूट H2SO4 में डाल दिया, मतलब एसिड में, और यहां हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठे। वो बुलबुले इस पाइप से होते हुए जब इस साबुन के सोल्यूशन से गुजरे तो बबल्स बने, और इनके पास जब जलती हुई मोमबत्ती हमने लाई तो पॉप साउंड बना। पॉप साउंड ये बता रहा है कि हाइड्रोजन गैस बना है। अब ये रिएक्शन कब होगा? जब ये मेटल कौन सा हो? द मेटल X granules on reaction with dilute sulfuric acid produces hydrogen gas which burns with a pop sound। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जरा देखो कि गिव एग्जांपल ऑफ टू मेटल्स which will show the given reaction, A part, B which does not show the given reaction। तो ये कौन सा रिएक्शन है? साफ साफ लग रहा है ये जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा कि मेटल का किसी एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट में क्या बनता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो वही रिएक्शन यहां हो रहा है ना। लेकिन ये रिएक्शन तभी होगा जब मेटल क्या हो? हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो। और कब नहीं होगा? जब मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हो। तो पहला पार्ट पूछा है कि गिव एग्जांपल ऑफ टू मेटल, दो मेटल का ऐसा नाम बताओ जो इस डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो हम दो मेटल कौन सा लिख सकते हैं? तो हम दो मेटल कोई भी लिख सकते हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर हो। तो मैंने यहां लिख दिया कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कोई भी लिख सकते हैं, है ना। हाइड्रोजन के ऊपर तो बहुत सारे मेटल्स हैं, इनमें से किसी दो का एग्जांपल लिखना था। ठीक है, क्लियर? अब बी क्या पूछा है? ऐसे दो मेटल का नाम बताओ जो डाइल्यूट H2SO4 के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करेंगे, डज नॉट शो द गिवन रिएक्शन। तो यहां जो ये पिक्चर में जो डायग्राम में जो रिएक्शन है वो नहीं होगा, तो किस मेटल के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा? तो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया है। वो मेटल जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो उसमें सिल्वर है, गोल्ड है, मरकुरी है, कॉपर है। तो मैं यहां लिख देता हूं सिल्वर और गोल्ड लिख देता हूं। आप चाहो तो मरकुरी भी लिख सकते थे। डन हो गया, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब पूछा है आइडेंटिफाई गैस इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। ये वही डायग्राम है अभी जो इसके पहले डायग्राम कराया ना, वही डायग्राम है। बस इस डायग्राम में यहां गैस का आपको नाम बताना है। गैस ए, बर्निंग ऑफ गैस ए विथ ए पॉप साउंड। तो वो गैस कौन सी है बताइए? तो आप जरा यहां डायग्राम में देखो कि जिंक के दानों का, ग्रेन्यूल्स का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? डाइल्यूट H2SO4 के साथ। अब आप चेक करो, जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। हाँ ज्यादा रिएक्टिव है, मुझे रिएक्टिविटी सीरीज याद है। तो जिंक का जब H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा तो क्या जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा? हाँ। तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। और कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस। तो यहां जो पॉप साउंड के साथ गैस बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो कौन सी है? हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या टिक करेंगे? हाइड्रोजन टिक करेंगे। एक कंसेप्ट, बहुत सारे सवाल। ऐसा सेशन आपके लिए प्लान वे में मैं लेकर आया हूं। तो सेशन को अभी आगे और देखना, अभी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशन आर करेक्ट। ये भी पिछले साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, तो मैं आपको लगभग बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन करा रहा हूं। तो पिछले साल के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन से आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो जाएगी कि नहीं? हाँ हो जाएगी। आइए इस क्वेश्चन पे क्या लिखा है? मेटल डाइल्यूट HCl यानी एसिड, तो सॉल्ट और गैस। ये तो वही वाला रिएक्शन है जो हमने पढ़ा है।
तो ये रिएक्शन कब प्रोसीड होगा, कब पूरा होता है, जब मेटल ज्यादा रिएक्टिव हो। और ये रिएक्शन कब नहीं होगा, जब मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हो। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशन आर करेक्ट, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है ना, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, ऑप्शन यहां दिए गए। पहला लिखा है कॉपर। कॉपर, अगर यहां मेटल कॉपर ले लूं, अगर यहां मेटल कॉपर ले लूं, तो क्या कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोजन गैस बनाएगा? नहीं बनाएगा, है ना, क्योंकि कॉपर तो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। तो गैस इवॉल्व होगा, लिखा है यस, जबकि आंसर क्या होना चाहिए, नो। तो क्या ये करेक्ट है? करेक्ट नहीं है। बात समझ में आई? फिर देखें सेकंड, आयरन। आयरन हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, हाँ है। तो आयरन डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, हाँ बनाएगा। और यहां क्या लिखा है, यस, तो यस होना भी चाहिए, लिखा भी है, तो ये सही है। मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो भी हाइड्रोजन गैस बनाएगा, तो यहां यस होना चाहिए, लेकिन यहां लिखा है नो, तो ये गलत है। अब समझ में आई गलती क्यों? क्योंकि इस केस में गैस तो इवॉल्व होगी ना, हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होगी, तो यहां यस होना चाहिए, नो लिखा है, इसलिए गलत है। जिंक, जिंक भी ज्यादा रिएक्टिव है, ये भी हाइड्रोजन गैस बनाएगा डाइल्यूट HCl के साथ, तो यहां यस होना चाहिए, यस लिखा भी है, तो ये भी सही है, ये सही है। तो आपका सही कौन सा है? करेक्ट तो आपका सेकंड और फोर्थ है, और सेकंड और फोर्थ कहां दिया है, डी ऑप्शन में, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। ऐसे अप्रोच करना है। तो अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से पढ़ ली है तो ऐसे तमाम क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, धुआं में उड़ा सकते हो। आगे बढ़ा जाए, चलिए, ठीक है, चल। अब अगला कंसेप्ट, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो फिर अगला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद करो पहला चैप्टर, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ते हैं ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि किसी एक मेटल का दूसरे मेटल के सॉल्ट, मेटल ए प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी, तो एक मेटल का दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ जब रिएक्शन होता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब तब ये जो सॉल्ट सोल्यूशन है वो अभी बी का था, लेकिन प्रोडक्ट में देखो क्या हुआ, ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया, तो अब सॉल्ट सोल्यूशन किसका हो गया, ए का, और बेचारा जो मेटल बी है वो अलग हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो अगर इस रिएक्शन को साफ साफ देखोगे तो आप कहोगे कि ए भी मेटल है, ए ने दूसरे मेटल बी को क्या कर दिया, उसके सॉल्ट के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। तो ये कब मुमकिन है, ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव हो और ये वाला कम रिएक्टिव हो। अरे कमजोर राजा हार जाएगा, मजबूत राजा, बड़ी सेना, बड़ा ताकतवर वाल जो राजा है वो जीत जाएगा। तो जिसके पास ज्यादा ताकत होगी वही जीतेगा ना, जिसका संघर्ष बड़ा, जिसकी बात ताकत ज्यादा, वही तो जीतेगा। तो अब इसको रिएक्टिविटी में समझो, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा वही तो अपने दूसरे मेटल को जो कम रिएक्टिव उसको डिस्प्लेस करेगा। तो ज्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव मेटल्स को हटा सकता है, लेकिन कमजोर कम रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगा, समझ में आ गया, जब ये वाला मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव हो और जो सॉल्ट में जो मेटल है वो कम रिएक्टिव। जैसे मैं आपसे पूछूं, सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है कि जिंक और आयरन सल्फेट, जिंक और आयरन सल्फेट, क्लियर। तो एक हो गया ये मेटल ए हो गया, और ये क्या हो गया, सॉल्ट ऑफ मेटल बी। मेटल बी क्या है, आयरन, तो आयरन का सल्फेट, तो एक टाइप का ये सॉल्ट है। तो अब जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा, तो हमको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। तो इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए भी हमारे दिमाग में रिएक्टिविटी सीरीज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब याद करो रिएक्टिविटी सीरीज, देखो जरा, जिंक और आयरन कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब कमजोर कौन है, आयरन, और जिंक ताकतवर है,
तो जो ताकतवर है वो कमजोर वाले को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। हाँ, तो फिर जिंक यहां से आयरन को हटाएगा और आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है? ग्रीन कलर होता है। लेकिन अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ तो जिंक यहां आ जाएगा और बना लेगा जिंक सल्फेट और बेचारा आयरन अलग हो जाएगा। तो क्या यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ? हाँ हुआ कि नहीं? लेकिन अगर मैं यहां आयरन की जगह कोई ज्यादा रिएक्टिव ले लूं मेटल, किसके कंपैरिजन में? जिंक के कंपैरिजन। जैसे मैंने यहां ले लिया कैल्शियम सल्फेट, तो अब कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है जिंक के कंपैरिजन में, तो जिंक के पास ताकत नहीं कि वो कैल्शियम सल्फेट को डिस्प्लेस कर पाए, तो वहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको नहीं दिखेगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी पॉसिबल है, तभी आपको समझ में आएगा जब आपको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज याद हो, और तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि जब जिंक को आयरन सल्फेट में डालते हैं तो आयरन सल्फेट का ग्रीन कलर कलरलेस क्यों हो जाता है? तो आंसर क्या लिखोगे कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो वो आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस कर देता है और प्रोडक्ट में क्या बनाता है? जिंक सल्फेट प्लस आयरन। अब जिंक सल्फेट होता है कलरलेस, तो इसीलिए जो ग्रीन कलर है वो क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है, क्योंकि यहां डिस्प्लेसमेंट हुआ है। किसने किसको डिस्प्लेस किया? जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस किया। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो ये चीज याद रखना है। तो ये इसका भी आंसर कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये तभी दे पाओगे जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो। आगे चलते हैं। अब जैसे यहां देख लो, यहां क्या हो रहा है? कॉपर सल्फेट, ये याद होना चाहिए जो मैं कलर बोल रहा हूं। जैसे आपको ये याद हो गया आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, चलो ठीक है। उसी तरह कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर क्या होता है? ब्लू। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर क्या होता है? ब्लू। अब हमने कॉपर सल्फेट में क्या डाल दिया? लोहे की कील। तो किसका रिएक्शन होगा? लोहा, आयरन, आयरन का रिएक्शन ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के साथ होगा। अब ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि क्या आयरन ज्यादा है, रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में। तो आप बताइए, आपने अभी पढ़ा है, तो इसका जवाब है यस, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, खुद आकर यहां बैठ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? FeSO4, और बेचारा कॉपर अलग हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट तो ब्लू कलर का था, लेकिन थोड़ी समय बाद अभी आपने पढ़ा कि FeSO4 किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। अभी मैंने बताया था पिछले रिएक्शन में। तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में लोहे की कील डिप करने पर, डुबाने पर, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है इसका कलर चेंज हो गया ग्रीन में। क्यों? क्योंकि क्या बना? आयरन सल्फेट बना, और वो जो कॉपर अलग हो गया था, डिस्प्लेस हो गया था, ये कॉपर आपको लोहे की कील के ऊपर डिपॉजिट मिलेगा। अगर ये लोहे की कील है, अगर ये लोहे की कील है तो इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? ये कॉपर की लेयर मिलेगी, है ना? तो कॉपर डिपॉजिट ओवर द आयरन नेल। तो यहां कौन सा रिएक्शन हुआ? आंसर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन क्यों डिस्प्लेसमेंट हो पाया? इसीलिए क्योंकि एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल आयरन ने अपने से कम रिएक्टिव मेटल कॉपर को उसके सॉल्ट के सोल्यूशन से क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट ले लूं, तो क्या कॉपर आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं। तो क्या यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा? नहीं होगा। तो ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, वो ग्रीन कलर का ग्रीन ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव मेटल है, वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, आयरन ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो ये कहानी याद रखना, कमजोर राजा और मजबूत राजा वाला, तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं। The following observation were made by a student on treating 4 metals P, Q, R and S with the given salt solution। तो हमारे पास 4 मेटल है, स्टूडेंट के पास 4 मेटल है, और वो क्या कर रहा है? वो इसको इन 4 सोल्यूशन से चेक कर रहा है। क्लियर?
तो जब मेटल पी का रिएक्शन उसने MgSO4 से कराया तो यहां नो रिएक्शन, जिंक नाइट्रेट से कराया तो यहां रिएक्शन हुआ, कैल्शियम सल्फेट से कराया तो यहां रिएक्शन हुआ, सोडियम सल्फेट से कराया तो यहां रिएक्शन नहीं हुआ। फिर क्यू का रिएक्शन कराया तो सबके साथ रिएक्शन हो गया। आर का कराया तो आर का इन दोनों के साथ तो रिएक्शन नहीं हुआ, मतलब यहां रिएक्शन नहीं हुआ, जिंक नाइट्रेट के साथ रिएक्शन हो गया, कैल्शियम सल्फेट के साथ नो रिएक्शन, सोडियम सल्फेट के साथ भी नो रिएक्शन। फिर जब एस का रिएक्शन, ये सभी मेटल्स हैं, ये किसका सैंपल है? 4 मेटल्स का, पी भी मेटल है, क्यू भी मेटल है, आर भी मेटल है, एस भी मेटल है। एस का तो किसी भी सोल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं हो पा रहा है। तो अब पहला क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन सैंपल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? तो याद करो, साफ साफ नजर आ रहा है कि जैसे मान लो यहां ले लेते हैं P और ये सोल्यूशन ले लेते हैं MgSO4। तो देखने से नहीं लग रहा ये मेटल है, P तो मेटल है, क्वेश्चन में बोला है, और दूसरा मेटल का क्या है? सॉल्ट है, उसका सोल्यूशन होगा, एक्वस है तो सोल्यूशन है। तो ये तो वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला केस हो गया ना, कि एक मेटल का दूसरे मेटल के सॉल्ट के सोल्यूशन के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगा जब ये वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव हो, है ना। तो आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो कि P ने यहां रिएक्शन नहीं दिया, मतलब P Mg से कम रिएक्टिव है, जिंक के साथ रिएक्शन दे दिया, मतलब जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम के साथ रिएक्शन अकर तो यानी कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव है, क्लियर है ना, और सोडियम के साथ नो रिएक्शन तो यहां सोडियम से कम रिएक्टिव है। लेकिन जरा यहां क्यू पे नजर डालो, रिएक्शन अकर, रिएक्शन अकर, रिएक्शन अकर, रिएक्शन अकर, यानी कि क्यू का इन सभी सॉल्ट के सोल्यूशन से रिएक्शन कराओ तो हर जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब कि क्यू इससे भी ताकतवर है, इससे भी ताकतवर है, इससे भी ताकतवर है, इससे भी ताकतवर है, यानी सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? क्यू, क्योंकि ये सभी के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा रहा है, रिएक्शन अकर, रिएक्शन अकर, रिएक्शन अकर, क्लियर। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल किसे कहेंगे? क्यू को कहेंगे। ये हिंट मिल गया, क्यू क्या है? मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, और ऐसा मेटल जो किसी के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना शो करे, मतलब वो तो सबसे कमजोर है, सबसे कम रिएक्टिव है। तो जहां अब जरा एस को देखो, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, यानी कहीं भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, यानी इस मेटल में, एस मेटल में इतनी ताकत नहीं कि ना वो Mg को हटा सके, ना जिंक को, ना कैल्शियम को, यानी ना ही सोडियम को, यानी किसी को नहीं हटा पा रहा, मतलब सबसे कम रिएक्टिव कौन है? एस। तो हमको ये तो पता चल गया क्या सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यू है और सबसे कम रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव कौन है? एस है ना। अब बचे पी और आर। पी दो जगह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा रहा है और आर सिर्फ एक जगह दिखा रहा है, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ? पी हुआ, यानी क्यू के बाद अगला नंबर किसका है? पी का नंबर है, क्योंकि पी दो जगह रिएक्शन दिखा रहा है, मतलब दो मेटल्स को तो डिस्प्लेस कर दे रहा है, क्लियर। और फिर अगर आर की बात करें तो आर केवल एक जगह रिएक्शन दिखा रहा है, तो वो पी जितना मजबूत नहीं है, पी जितना रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। लेकिन एस से ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि एस तो कहीं नहीं दिखा रहा, तो क्यू सबसे ज्यादा रिएक्टिव, पी उससे कम रिएक्टिव, और आर उससे कम रिएक्टिव, और सबसे कम रिएक्टिव एस, ठीक है। तो अब मुझे कैसे अरेंज करना था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम से सबसे ज्यादा। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखूंगा बताओ? सबसे कम से सबसे ज्यादा, बताइए। तो सबसे कम है एस, फिर उससे ज्यादा है आर, उससे ज्यादा है पी, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? क्यू। एस, उससे ज्यादा आर, उससे ज्यादा पी, उससे ज्यादा क्यू। तो ये मुझे कैसे पता चला? तो मुझे ये पता चला कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगा जब ज्यादा रिएक्टिव मेटल अपने से कम रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस करेगा। तो उससे हमको पता चल गया कि जहां जहां रिएक्शन हो रहा है, मतलब वहां वहां डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वहां वहां मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव है।
तो जो हर जगह रिएक्शन होगा वो तो मेटल सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, वो तो सभी मेटल्स को डिस्प्लेस कर दे रहा है, मतलब वो तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हुआ है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने पहले पार्ट का तो आंसर दे दिया। फिर राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन Q रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट। तो जो Q है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जब वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट में बनेगा वो रिएक्शन लिखिए। ठीक है, तो मैं यहां रिएक्शन लिखता हूं Q प्लस कॉपर सल्फेट। अब Q क्या करेगा, ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, अभी हमको पता नहीं है Q क्या है, होगा कोई मेटल, बस हमने नाम दे दिया क्वेश्चन में। तो Q क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा Q सल्फेट, और बेचारा कॉपर अलग हो जाएगा, हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी आपको नहीं पता कि वो P कौन सा मेटल है, R कौन सा मेटल है, बस एक रैंडम नाम दे दिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना है, तो रिएक्टिविटी याद होगी तभी हो पाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हाई लेवल के, मतलब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कम ही बच्चे सही कर पाते हैं, लेकिन गारंटी है मुझसे पढ़ा हुआ बच्चा सही कर लेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, What would you observe when zinc is added to the solution of iron sulfate? अब इसका आंसर तो बता दिया मैंने, जिंक डालोगे आयरन सल्फेट में तो क्या होगा, तो बस तुरंत चेक कर लो, अरे जिंक, ये रहा जिंक, ये रहा आयरन, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन, किसके कंपैरिजन में, मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो जब हम क्या करेंगे, जिंक को आयरन सल्फेट का कलर अभी बताया था क्या था, याद करो, ग्रीन, डालेंगे तो क्या बनेगा, तो ये जिंक, यहां अगर पूछा जाए कौन सा रिएक्शन होगा तो आपका जवाब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहां जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और कलरलेस जिंक सल्फेट बन जाएगा और आयरन अलग हो जाएगा, तो ग्रीन कलर कलरलेस में चेंज हो जाएगा। यही पूछा था, वाई, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हमने रिएक्शन भी लिख दिया, अगर कंसेप्ट पूछेगा तो कंसेप्ट भी लिख देंगे, रिएक्शन पूछेगा तो रिएक्शन भी लिख देंगे कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, दिख रहा है, देखो, क्लियर। अब आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया ना, आप खुद ही लिख लोगे। क्लियर, डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने नंबर का है, जितने नंबर का होगा उसी हिसाब से आंसर लिखना। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट, ये वो जो कंसेप्ट है ये भी रिएक्टिविटी सीरीज से भी डिपेंड करता है। पहला हमने क्या पढ़ा था, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। दूसरा कंसेप्ट क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब तीसरा पढ़ रहे हैं कि मेटल का रिएक्शन जब एसिड के साथ होता है तो क्या होता है। क्लियर, सॉरी, एसिड के साथ नहीं होगा, यहां होना चाहिए वाटर, एसिड के साथ तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, यहां होना चाहिए वाटर। तो ये कंसेप्ट भी तभी आप समझ पाओगे जब आपको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज याद हो। तो रिएक्टिविटी सीरीज को जरा रिकॉल तो करो, सोडियम पोटेशियम बहुत ऊपर आते हैं। ठीक है, तो वो कंसेप्ट बहुत मैटर करता है, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है, मुझे पता है। तो अब जरा इस पे आओ, तो जब भी किसी मेटल का पानी के साथ रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, तो देखो प्रोडक्ट में दो चीजें बनेंगी, कंफर्म है, दोनों में से कोई एक बनेगा। मेटल प्लस वाटर, तो या तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, नहीं तो अगर मेटल का ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल हुआ तो फिर मेटल ऑक्साइड नहीं, तब क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। यानी कि मैं कहना यह चाह रहा हूं कि कोई मेटल मान लेते हैं, कोई मेटल है एक्स, इसका पानी के साथ मैंने रिएक्शन कराया, तो या तो दो पॉसिबिलिटी है ना, या तो ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस, नहीं तो हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब कहां ऑक्साइड बनता है कहां हाइड्रोक्साइड बनता है अभी पता चल जाएगा। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है ना उस केस में हाइड्रोक्साइड बनता है। ये एक छोटा सा ट्रिक है जो आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इस बात को आप समझ लीजिए और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर, चल अब देखो, अब
पानी, बीकर में पानी लिया, पानी में कोई मेटल का टुकड़ा डाल दिया, मेटल कुछ भी हो सकता है, हाई रिएक्टिव, लो रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, कोई भी मेटल। तो क्या हर मेटल पानी के साथ एक जैसा रिएक्शन दिखाएंगे क्या? नहीं, कोई ज्यादा रिएक्टिव है, कोई कम रिएक्टिव। तो क्या सभी रिश्तेदार घर में आते हैं तो हमारा बिहेवियर एक जैसा होता है क्या? नहीं, कुछ कुछ को तो हम बहुत प्यार से आमंत्रित करते हैं, आइए सर होली पे आइए, दिवाली पे आइए। कुछ तो हम कहते हैं कहाँ से आ गए, है ना? तो वही चीज है, अलग अलग रिएक्टिव। तो आप देखो क्या होता है। तो अगर बात करें, यहां वाटर है, ध्यान रखना, यहां वाटर है, एसिड नहीं है, वाटर है, ठीक है। जैसे सोडियम पोटेशियम, अब बताओ ये कैसे रिएक्टिव है? लो रिएक्टिव है कि हाई रिएक्टिव? अरे बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि ये तो ठंडे पानी के साथ ही रिएक्शन कर लेते हैं, और रिएक्शन वायलेंट होता है। वायलेंट मतलब एकदम धमाकेदार, जैसे आप लोग पढ़ते हो ऐसा कुछ। अगर पानी में आपने सोडियम या पोटेशियम का टुकड़ा ऐसे डाल दिया, वायलेंट रिएक्शन होगा। लेकिन क्वेश्चन उठता है ये वायलेंट रिएक्शन क्यों हुआ? अब हमने अभी पढ़ा था कि मेटल का पानी के साथ रिएक्शन होता है तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, या मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो सोडियम पोटेशियम केस में क्या है, तो मैंने ट्रिक बताया था कि हाई रिएक्टिव मेटल्स के केस में हाइड्रोक्साइड बनता है। तो जैसे सोडियम पानी के साथ रिएक्शन तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, पोटेशियम पानी के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और साथ में हीट भी निकलती है। अब ये जो हीट है ना, मतलब ये रिएक्शन क्या हुआ, एक्सोथर्मिक। अब ये हीट आग लगा देती है हाइड्रोजन गैस में। जैसे लकड़ी में आग लग जाती है, तो लकड़ी के तुलना में पेट्रोल में ज्यादा तेजी से आग लगेगी, पेट्रोल के कंपैरिजन में हाइड्रोजन गैस में और तेजी से आग लगेगी। तो ये एनर्जी इस हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हुई उसमें आग लग जाती है, तो इसीलिए रिएक्शन क्या होता है, वायलेंट। तो ये कॉन्सेप्ट आ सकता है कि क्यों रिएक्शन वायलेंट होता है। पोटेशियम सोडियम का रिएक्शन पानी के साथ रिएक्शन वायलेंट क्यों होता है? इसलिए क्योंकि इस रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस हुई, उस हीट के वजह से जो हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हुआ है उसमें आग लग जाती है। हाइड्रोजन गैस क्या है, इनफ्लेमेबल गैस है, बहुत तेजी से आग लग जाती है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक एंड द एनर्जी इवॉल्व, हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। बात समझ में आई? तो आप देखो प्रोडक्ट याद हो गया, प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। तो याद रखना, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल के हैं उनका जब रिएक्शन पानी के साथ होता है तो हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस और प्लस हीट निकलती है जिसकी वजह से आग लग जाती है, ठीक है। अब सोडियम पोटेशियम से थोड़ा नीचे जाते हैं, कम रिएक्टिव मेटल। तो अगला नाम किसका आता है, कैल्शियम का। कैल्शियम का पानी के साथ रिएक्शन उतना वायलेंट नहीं है जितना सोडियम पोटेशियम का है। क्यों? रिएक्टिविटी कम हो गई ना, रिएक्टिविटी कम हो गई तो बदल गया, नेचर बदल गया, है ना। तो वही देखो साफ साफ लिखा है, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। हीट निकलती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं निकलती कि हाइड्रोजन में आग लग जाए, इसीलिए रिएक्शन बहुत ज्यादा वायलेंट नहीं होता, रिएक्शन इज लेस वायलेंट। लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, इसके बबल्स कैल्शियम के टुकड़ों पे चिपक जाते हैं तो कैल्शियम का मेटल फ्लोट करने लगता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, क्यों? क्योंकि द बबल्स ऑफ विच गैस, गैस का नाम पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। हाइड्रोजन गैस का जो बबल है वो कैल्शियम मेटल के सरफेस पे स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। जैसे मान लो कैल्शियम का टुकड़ा है, ये बबल्स हाइड्रोजन गैस के चिपक गए, जिसकी वजह से ये हल्का होने के कारण मेटल फ्लोट करने लगता है सरफेस में। बात समझ में आई? अब और नीचे चलते हैं रिएक्टिविटी में। तो कैल्शियम से और कम रिएक्टिव कौन है? आपको याद है रिएक्टिविटी सीरीज में कौन? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम और रिएक्टिविटी कम हो गई तो आपको ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम और कम रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिविटी और कम हो गई। पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, अब मैग्नीशियम चौथे प्लेस पे आ गए। तो पानी को क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। तो पानी को गर्म करोगे, यानी मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ तो रिएक्शन नहीं करता, लेकिन जैसे ही पानी को गर्म करोगे तब रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा?
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। मैंने पढ़ाया है, या तो ऑक्साइड बनेगा नहीं तो हाइड्रोक्साइड। और ट्रिक भी बताया है याद करने की कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स के केस में, हाइड्रोक्साइड ही बनता है। तो अभी देखो सब ज्यादा रिएक्टिव ही चल रहे हैं, अभी बहुत कम रिएक्टिव वाले नहीं शुरू हुए। ठीक है, और यहां भी ये हाइड्रोजन गैस जो है वो मैग्नीशियम के टुकड़ों पे चिपक जाता है तो मैग्नीशियम फ्लोट करने लगता है। तो याद रखना, कैल्शियम या मैग्नीशियम फ्लोट करता है, क्यों? हाइड्रोजन गैस की वजह से। क्लियर? ध्यान रखेंगे ना आप, तो ये याद रखना। नेक्स्ट, और नीचे मैग्नीशियम से और नीचे एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये तो और कम रिएक्टिव हो गए। तो अभी तो पानी गर्म करना पड़ा था, अब इतना गर्म करना पड़ेगा कि पानी स्टीम में बदल जाएगा। तो ये ऐसे मेटल हैं जो ना ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं ना गर्म पानी के साथ, इनके लिए स्टीम चाहिए। यानी पानी किस स्टेट में? वेपर स्टेट में। क्लियर? तो जब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसे कौन से मेटल हैं जो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, तो सोडियम पोटेशियम नहीं, कैल्शियम नहीं, मैग्नीशियम नहीं, एल्यूमिनियम हाँ, आयरन हाँ, जिंक हाँ। ठीक है, तो ये ना कोल्ड ना हॉट वाटर, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं? ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते। मैग्नीशियम तक तो हाइड्रोक्साइड बन रहा था, अब यहां देखो एल्यूमिनियम स्टीम के साथ, यहां देखो पानी के साथ क्या लिखा है? गैस लिखा है ना? फिजिकल स्टेट जी लिखा है, लिक्विड नहीं लिखा। तो क्या बना? ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन पानी के साथ, पानी किस फॉर्म में? स्टीम के फॉर्म में, क्या बना? Fe3O4। तो ये प्रोडक्ट याद रखना, पूछ सकता है कि आयरन का जब स्टीम के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? Fe2O3 बनता है, Fe3O4 बनता है, Fe3O2 बनता है, कुछ भी दे सकता है। तो ये प्रोडक्ट याद रखना, एल्यूमिनियम Al2O3, आयरन Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और ये मेटल्स का नाम याद रखना, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। और इनसे जो कम रिएक्टिव मेटल हैं, इनसे कम कौन बचे? सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, आपका क्या कहते हैं, लेड, कॉपर, मरकुरी, ये पानी के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, करते ही नहीं है। पानी चाहे स्टीम हो, कोल्ड हो, हॉट हो, रिएक्शन करते ही नहीं है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये अलग अलग नेचर क्यों? कुछ तो पानी के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे, क्यों? कंसेप्ट वही है कि हर मेटल की रिएक्टिविटी अलग होती है ना? ये अब आओ इस पे क्वेश्चन कर लो। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायग्राम है। अगर आपने ध्यान से देखा हो, ध्यान से जो देखेगा वही डायग्राम समझ पाएगा। यहां देखो ये क्या है? ये मेटल है। मेटल के टुकड़े को यहां ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर, मतलब ग्लास वूल है, उसे पानी में डुबो के निकाल लिया गया, तो उसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे फोम को पानी में डालो, निकालो, तो फोम पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसको ग्लास वूल को गर्म कर रहे हैं, तो जो इसमें पानी है वो पानी स्टीम में बदलेगा। तो गर्म इसीलिए कर रहे हैं ताकि इस मेटल एक्स मेटल का किसके साथ रिएक्शन हो? स्टीम के साथ। तो ये रिएक्शन कौन दिखाएगा? तो अभी आपने पढ़ा एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। तो द मेटल सैंपल एक्स इन द अबव डायग्राम कैन बी, क्या Mg हो सकता है? नहीं, Mg स्टीम के साथ कौन रिएक्शन करता है? स्टीम के साथ आपका एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। Mg नहीं, सिल्वर करता ही नहीं है, कैल्शियम ठंडा पानी चाहिए, ठीक है, एल्यूमिनियम हाँ, अभी आपने पढ़ा था ना, देखो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। बात समझ में आई? तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। तो ये आप कंसेप्ट पढ़ने के बाद ही दे पा रहे हो। क्लियर? फिर ये देखो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आया था, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट HCl, आयरन प्लस डाइल्यूट HCl, कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl, यानी चारों मेटल हैं, जिंक, Mg, आयरन, कॉपर, और सभी का क्या हो रहा है? एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है। What is the reason for different behavior of Mg in test tube B? Mg का डिफरेंट बिहेवियर क्यों है? Mg का डिफरेंट बिहेवियर, अब देखो बाकी सब क्या है? टेस्ट ट्यूब में बॉटम में है, लेकिन Mg ऊपर है, फ्लोट कर रहा है। क्यों फ्लोट कर रहा है? क्योंकि Mg एसिड का साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? बताइए, हाइड्रोजन गैस, और वो हाइड्रोजन गैस चिपक जा रहा है Mg के मैग्नीशियम मेटल के सरफेस पे, जिसके कारण वो लाइट हो गया। तो यहाँ डिफरेंट बिहेवियर क्यों है मैग्नीशियम का?
पहला ऑप्शन, क्या Mg इज लाइटर एलिमेंट देन डाइल्यूट HCl? नहीं। Mg reacts with dilute HCl to produce H2 gas which helps in floating? हाँ बिल्कुल सही। Mg react with dilute HCl to produce nitrogen gas? नहीं। A भी नहीं, C भी नहीं। Mg react with HCl to produce CO2 gas which helps in floating? नहीं। हमको पता है कि मेटल का जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, मेटल का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। और ये तभी होगा जब मेटल ज्यादा रिएक्टिव हो, किससे, हाइड्रोजन से। तो यहाँ Mg ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस बनेगी और ये हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम मेटल के सरफेस पे चिपक गई है, जिसके वजह से स्टिक हो गई, जिसके वजह से वो मैग्नीशियम मेटल फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर है बी। कितना आसानी से आपने सॉल्व कर लिया, क्लियर। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने रिएक्टिविटी सीरीज को समझा और उस पे जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए। अब आपका ये कंसेप्ट पक्का हो गया है, आप चाहो तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होंगे क्योंकि आपने कोर कंसेप्ट सीख लिया है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इसी तरह राघवेंद्र सर के साथ अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 चैनल पे जुड़े रहिए और साइंस को एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।